हेलो दोस्तों, आज हम आपके इतिहास के पाठ व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि 19वीं तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण कैसे हुआ। इसमें हम भूमंडलीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। और हम पढ़ेंगे कि भूमंडलीकरण कैसे शुरू हुआ और 19वीं सदी में क्या हो रहा था। दो सबसे महत्वपूर्ण इवेंट्स क्या थे 20वीं शताब्दी के, वो थे वर्ल्ड वॉर्स, विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय। तो हम समझेंगे कि उनके बीच में बाजार का समीकरण कैसे था, ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रहा था, मतलब भूमंडलीकरण कैसे हो रहा था, और इतने सभी देशों की आर्थिक समयुक्ति क्या थी, यानी सभी देशों की इकोनॉमी कैसी थी, अर्थ कैसे चल रहा था 19वीं सदी लेट और 20वीं सदी में। तो विश्व बाजार किसे कहते हैं? विश्व बाजार उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहते हैं जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, पहले ऐसा हुआ करता था कि मुंबई दिल्ली में सभी चीजें मिलेंगी, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि हर देश में ज्यादा चीज, हर सिटी में, शहर में आपको हर तरह की चीज मिलती है। जैसे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर के बारे में हम सबने ही सुना होगा। तो मैकडॉनल्ड्स यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है और इंडिया में भी है। इंडिया के कई शहरों में आउटलेट्स हैं। तो वाणिज्यिक क्रांति व्यापार के क्षेत्र में होने वाला अभूतपूर्व विकास और विस्तार, जो जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचा, ऐसे शुरू हुआ विश्व बाजार। क्योंकि हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के होने से जो यूरोप है, इसने काफी ज्यादा सामान, प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। और ऐसा करने से इसका केंद्र क्या था? इंग्लैंड। इनको मार्केट की जरूरत थी। मार्केट की जरूरत की वजह से कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ, यानी इन्होंने दूसरे देशों को अपनी कॉलोनियां बनाना शुरू कर दिया ताकि जो सामान ये बना रहे हैं उसको बाजार मिले। तो भूमंडलीकरण और पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो उस काल में विश्व बाजार का स्पष्ट प्रमाण अलेक्जेंड्रिया नामक बड़ा व्यापारिक केंद्र की चर्चा के क्रम में मिलता है, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट। आपने सुना ही होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। और औद्योगिक क्रांति, अलेक्जेंडर जो हिंदुस्तान में भी इंडस के तट पर पहुंच गया था। औद्योगिक क्रांति वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों, मैंने आपको भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बताया, यह 18वीं सदी में शुरू हो गया था में व्यापक, यानी 1750। तो व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होना शुरू हो गया। अब इंग्लैंड में ये इतनी सारी वस्तुएं अगर बननी शुरू हो जाएंगी तो डिमांड कम हो जाएगी ना, और डिमांड कम हो जाएगी तो आपको अपनी वस्तुएं कहीं और बेचनी पड़ेंगी, नहीं तो आप आर्थिक मंदी में चले जाएंगे, जैसा कि दोनों विश्व युद्ध के दौरान जो समय था वहां पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यह शहर जो अलेक्जेंड्रिया है, 3 महादेशों अफ्रीका, यूरोप और एशिया के व्यापारियों का केंद्र था। तो ये महादेश है ना, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ये कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके अंदर काफी सारे देश हैं। तो अलेक्जेंड्रिया में यहाँ पे अलग अलग देशों से व्यापारी आते थे, मिलते थे और फिर सामान लेके इधर उधर जाते थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे भूमंडलीकरण में भी यह विवाद चलता रहता है कि यह 21वीं सदी में ही नहीं है, तो मतलब 18वीं 17वीं सदी से ही शुरू हो गया था, जिसका एक उदाहरण हमें मिलता है अलेक्जेंड्रिया में। तो परंतु आधुनिक काल के उदय के साथ ही भौगोलिक खोजों, पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीय राज्यों के उदय जैसी घटनाओं ने जिस वाणिज्यिक क्रांति को जन्म दिया, सही मायने में वह विश्व बाजार का स्वरूप इसके बाद ही उभर कर सामने आने लगा। यानी अभी मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, कैपिटलिज्म हुआ, फिर काफी सारे एडवेंचर्स लिए गए ना। जैसे वास्को डी गामा जो थे, उन्होंने हिंदुस्तान की खोज करी थी।
क्योंकि वो वेस्ट से आ रहे थे। तो कितने भौगोलिक खोजें भी हुई, जैसे अफ्रीका में कितनी खोजें की गई जिससे अफ्रीका के बारे में पता चला। इसका पूर्ण विस्तार औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जब वेस्ट को पश्चिमी देशों को मार्केट चाहिए थी अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। इस क्रांति ने बाजार को तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया, क्योंकि बाजार में होने लगी डिमांड और सप्लाई, जो कि आप अपने अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। इसी के साथ जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता गया, यानी ग्लोबल होता गया। क्योंकि एक ही जगह पे, अब आप देखिए कि गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा किस बेल्ट में होता है, तो फॉर इंस्टेंस यूपी में बहुत गन्ने का उत्पादन होता है। अब अगर ट्रेड नहीं होगी, व्यापार नहीं होगा, तो इतना गन्ने का जो उत्पादन हो रहा है वो कहीं और देश के अन्य इलाकों में तो नहीं पहुंचेगा, दूसरे देश तो छोड़ ही दीजिए, परंतु यूपी के लोगों की गन्ने की डिमांड कम हो जाएगी अगर बाजार में हर तरफ गन्ना ही गन्ना होगा और कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा, क्योंकि किसी को कितना ही गन्ना चाहिए होगा, है ना। तो इसीलिए व्यापार काफी आवश्यक है, ताकि जिस चीज का जहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है वो चीज वहां तक पहुंचे, पहली बात। दूसरा कि डिमांड बनी रहे, जो चीज जहाँ पर नहीं होगी वहां पर अगर पहुंचाई जाएगी तो उसकी डिमांड होगी। अब यूपी में गन्ना खाने की लोगों को इतनी चाह नहीं होगी जितना समझ लीजिए आप हो सकती है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि वहां नहीं मिलता, या राजस्थान। तो विश्वव्यापी होता चला गया, और 20वीं शताब्दी के पहले तक तो इसने सभी महादेशों को में अपनी उपस्थिति कायम कर ली। आप ही देखेंगे, हम इनके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि एमएनसी क्या होते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, जो कि ऐसी कॉर्पोरेशन जो दुनिया में काफी सारे देशों में उपस्थित हो, जैसे सैमसंग के फोन, एप्पल के फोन आपको दुनिया में लगभग हर जगह ही मिलेंगे। गूगल देख लीजिए कितने देशों में काम करता है, मैकडोनल्ड्स है, पिज्जा हट है, कोको कोला कितने देशों में है। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे ये एमएनसी होते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो जिनके लिए भौतिक की बाउंड्रीज जो है वो ज्यादा मैटर नहीं करती। तो उपनिवेशवाद किसे कहेंगे? उपनिवेशवाद ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से एशिया और अविकसित अफ्रीकी तथा दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय देशों द्वारा त्याग किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य था इन देशों का आर्थिक शोषण करना। कोलोनियलिज्म ने क्या किया? जो जब अंग्रेज भारत में आए तो उससे क्या हुआ था? उससे यह हुआ था कि हमारा अपना घर का उत्पादन कम कर कर हमें सिंथेटिक क्लोथ्स खरीदने पर वो कर दिया गया था मजबूर। और हमारा रॉ मटेरियल यानी हमारी कॉटन और इंडिगो उगवाकर ये लोग अपने देशों में वो बनाते थे, क्योंकि इनके पास मशीनें थी, और फिर वो सिंथेटिक कपड़ा लाके यहाँ पर महंगा बेचते थे, जिसका फिर बॉयकॉट आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया, और स्वदेशी आंदोलन के तहत ये इन सब चीजों का फिर बाद में त्याग किया गया था। ये लोग क्या करते थे कि ऐसे गिरमिटिया मजदूर रख लेते थे, यानी हमारे यहाँ से जिनको उत्पादन करना आता है ऐसे मजदूरों को बाहर देशों में ले जाकर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इनसे काम करवाते थे। तो ऐसे करने से क्या हो जाता था, इनका शोषण तो होता ही था दूसरे देश में जाकर। अब जैसे हमारे यहाँ के मजदूरों को नील और कॉटन और गन्ना उगाना आता है, तो इसके लिए वो इसकी खेती के लिए इनको जमैका, फिजी, टोबैगो, मॉरिशस जैसी अपनी दूसरी कॉलोनियों में ले जाकर इनसे काम करवाते थे। अब विश्व बाजार का स्वरूप क्या था और इसका विस्तार कैसे हुआ? आप जानते हैं कि जब कॉलोनियलिज्म हुआ यानी उपनिवेशवाद हुआ, तो इसकी वजह से काफी विकास भी हुआ। जैसे इंडिया भारत में टेलीग्राफ और रेलवे ये सारी चीज जो है वो अंग्रेजी लेकर आए थे। कोयला निकालना, चाय, कॉफी, रबर, कपास, ये सब उत्पादन जो है बड़ी मात्रा में पूंजी का इसमें निवेश किया गया, ताकि जो ये इंडस्ट्रीज हैं इन्हें बढ़ावा मिले। तो इससे उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से यूरोप के साथ ही जुड़ी रही, क्योंकि ब्रिटेन कहाँ है? यूरोप में। इस प्रकार इन प्रक्रियाओं ने यूरोप केंद्रित एक विश्वव्यापी अर्थतंत्र को जन्म दिया, जहाँ पे अर्थ का केंद्र क्या था? ब्रिटेन।
ये लोग दूसरे देशों से, जहाँ पर ये उपनिवेश करते थे, वहां से रॉ मटेरियल खरीदते थे, अपने देश में वो फिनिश प्रोडक्ट्स बना के फिर इन्हीं देशों में ये सारी चीजें बेचते थे। इसी अर्थतंत्र को हम विश्व बाजार की संज्ञा देते हैं। तो विश्व बाजार की उपयोगिता क्या है? विश्व बाजार की उपयोगिता यह है कि जो किसान है उनको अपनी उपज का अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। जैसे कि जो कॉटन का भाव इंडिया में है, अगर हम इसी को अमेरिका में बेचेंगे तो डॉलर पेमेंट होगी, जिससे हमें इसका ज्यादा वो मिलेगा, मतलब कीमत मिलेगी, रिटर्न मिलेगी, क्योंकि बाजार ज्यादा प्रतिस्पर्धी होता है, कॉम्पिटिटिव होता है इनकी वजह से, मतलब विश्व बाजार की वजह से। तो व्यापारियों, श्रमिकों, पूंजीपति, मध्यम वर्ग तथा आम उपभोक्ताओं को भी इससे फायदा होता है, तथा ये बाजार इन्हें सुरक्षित रखता है। आम उपभोक्ताओं को कैसे फायदा होता है? जैसे अब बाजार कॉम्पिटिटिव है, तो एक ही तरह का तेल है, किसी की क्वालिटी अच्छी बुरी है या सेम है, कोई कम में बेच रहा है, कोई ज्यादा में, तो हर कोई अपनी योग्यता के हिसाब से उसको खरीद सकता है। जो कुशल श्रमिक होते हैं उनको विश्व स्तर पर पहचान तथा महत्वता मिलती है। जैसे कि आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, भारत के इतने लायक है। जो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, वो भारत के नागरिक होने की बावजूद जो है गूगल में जाकर काम कर रहे हैं यूएसए में। तो जितने भी श्रमिक होते हैं, अच्छे श्रमिक होते हैं, उनको विश्व स्तर पर पहचान मिलती है तथा काम मिलता है। तो विश्व बाजार के लाभ और हानि क्या है? विश्व बाजार के लाभ हमें अभी पता चला कि इसकी उपयोगिता कितनी अच्छी है, और हमें ये भी पता चला कि उद्योगपति और पूंजीपतियों, मजदूरों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए ये तीन शक्तिशाली सामाजिक वर्ग को जन्म देता है। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था, जैसे आप जानते हैं, हम अपना क्रेडिट कार्ड जो है, कुछ जैसे वीजा, मास्टर कार्ड है, दूसरी कंपनियों, दूसरे देशों में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमारा बैंक तो इंडिया में है, लेकिन हम इसका जो इस्तेमाल है वो दूसरे देशों में भी कर सकते हैं, अपने पैसे का जो हिंदुस्तान में ही पड़ा है। तो विश्व बाजार ने नवीन तकनीकी को भी सृजित किया है। इन तकनीकियों में रेलवे, स्टीम इंजन, एरोप्लेन्स, टेलीग्राफ, ये सब कितनी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अब आप देखिए कि 1820 और 1914 के बीच विश्व व्यापार जो है, वर्ल्ड ट्रेड जो है, 25 से 40 गुना तक इसमें वृद्धि हो चुकी थी। कोयला और कपड़ा, इसमें 60% तक इनका योगदान भी था। अब विश्व बाजार की हानियां क्या है? विश्व बाजार जो है ना, वो एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर बनता जा रहा था। यानी जो उपनिवेश की प्रवृत्ति थी इस यूरोप केंद्रित देशों की, स्पेशली ब्रिटेन की, ये जो है अपनी कॉलोनियल कंट्रीज में काफी शोषण करते थे श्रमिकों और मजदूरों का। तो साम्राज्यवाद यूरोपीय देशों, यानी इंपीरियलिस्ट यूरोपीय देशों द्वारा एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों में सैनिक शक्ति द्वारा विजय प्राप्त कर उसे अपने प्रत्यक्ष अधीन में रखना। जैसे आप जानते हैं, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने सारे छोटे छोटे राज्यों में भारत में कब्जा किया। फिर इन्होंने जो है, फिर ब्रिटिश राज हो गया, मतलब क्वीन के रूल के अंडर आ गए। तो ये जो है शोषण विश्व बाजार के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है। अब औपनिवेशिक देशों में विश्व बाजार ने अकाल, भूखमरी, जैसे आप जानते हैं, प्लेग, फेमीन, गरीबी जैसे, क्योंकि जबरदस्ती की जाती थी, जो हमारे श्रमिक थे वो इंडिगो नील नहीं उगाना चाहते थे, फिर भी उनसे जबरदस्ती उगाया जाता था। जैसे मानवीय संकटों को जन्म दिया, यानी ह्यूमैनिटेरियन जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज्यादा होता गया। जैसे कि भारत में 1850 और 19 के बीच में कई बड़े अकाल पड़े, जिसमें लाखों लोग मर गए। तो इससे उग्र राष्ट्रवाद ने भी जन्म लिया। इन दोनों का विनाशकारी परिणाम प्रथम महायुद्ध के रूप में सामने आया, क्योंकि ये जो प्रतिस्पर्धी बाजार था और ये साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों के बीच ही इसने जो है लड़ाई पैदा कर दी थी, संकट पैदा कर दिया था। अब दो महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था कैसी चल रही थी? आप बताइए कि दो महायुद्ध कब हुए थे? चलिए, 1914 में जो है वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1945 में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम मतलब महायुद्ध
वर्ल्ड वॉर्स। प्रथम महायुद्ध ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तबाह कर दिया था। आप जानते हैं कितना ज्यादा नुकसान हुआ था। गंदे केमिकल्स, गैसेस, बहुत ही खतरनाक हथियारों का उपयोग किया गया था। एक तरफ था ब्रिटेन, यूएसए, दूसरी तरफ था जर्मनी, इटली, और रशिया, बाद में इस साइड फ्रांस भी था। तो आर्थिक मंदी आ गई थी इन देशों में, क्योंकि इतना पैसा सेना और हथियारों पे लगाना पड़ गया था। तो आर्थिक मंदी किसे कहते हैं? आर्थिक मंदी कहते हैं फाइनेंशियल डिप्रेशन को। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इन्फ्लेशन हो जाता है, मतलब चीजों की जो है वो कीमतें बढ़ जाती हैं। तो अर्थतंत्र में, मतलब इकोनॉमिक्स में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार, कृषि, उद्योग और व्यापार, यानी 3 सेक्टर होते हैं हर इकोनॉमी के: एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर और उद्योग। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बैंक और कंपनियों का दिवाला निकल निकल जाता है आर्थिक मंदी में, तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत नहीं रहती। कि डिप्रेशन कब होता है? बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी है तो इन्फ्लेशन हो जाएगा या डिमांड बहुत कम हो जाएगी। तो तत्कालीन विश्व अर्थतंत्र को नियंत्रित और संचालित करने वाला देश ब्रिटेन और उसके सभी आर्थिक केंद्र बिल्कुल नष्ट हो गए थे। यूरोप के अन्य देश भी, जैसे जर्मनी, फ्रांस इत्यादि, और जर्मनी और इटली तो ये विश्व युद्ध हार ही गए थे। इन पर तो वैसे ही इतना ज्यादा कर्ज लगा दिया गया था, तो इनकी तो वैसे ही इकोनॉमी वजह से खराब हो गई थी। इस समय जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका काफी विकास हुआ। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यह केंद्र बन चुके थे फिर विश्व अर्थतंत्र के उस समय अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने युद्ध बहुत देर से ज्वाइन किया था, पहला विश्व युद्ध भी, दूसरा विश्व युद्ध भी। इसकी वजह से जो है उस पर हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट ही रहा अमेरिका पे। इंडिया में, भारत में इसका जो प्रभाव है वह ऐसा रहा कि यहाँ पर भी कई उद्योगपतियों का विकास हुआ उस समय। जैसे आप जानते हैं टाटा, बिरला, गोदरेज, जमशेदजी टाटा है, ये सब उसी समय जो है उद्योगपति बने जो आज तक चलता आ रहा है। तो 1929 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका अमेरिका का काफी विकास हुआ, परंतु बाकी यूरोपीय देश जो हैं उनको आर्थिक मंदी झेलनी पड़ी। परंतु 1929 और 32 के बीच तक हर देश जो है उसको आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, फ्रांस और अमेरिका को भी। और अर्थशास्त्री कॉडलिफ ने अपनी पुस्तक द कॉमर्स ऑफ नेशन में लिखा है कि विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्नों के मूल्य की विकृति जो है वो इन आर्थिक संकटों का जो इन 3 सालों में आए उनका प्रमुख कारण था। तो क्या हो रहा था कि प्रथम महायुद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया, उसके मुनाफे बढ़ते चले गए। दूसरी तरफ अधिकांश लोग जो हैं वो गरीबी और अभाव में पिसते रहे। नवीन तकनीकी प्रगति तथा बढ़ते हुए मुनाफे के कारण उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई, उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो कुछ उत्पादित किया जाता था उसे खरीद सकने वाले लोग ही बहुत कम थे। मतलब उत्पादन में कमी नहीं हो रही है, डिमांड कम हो गई और सप्लाई बढ़ती जा रही है। सप्लाई बढ़ती जाएगी और डिमांड ही नहीं होगी उस चीज की, तो इकोनॉमी जो है वो क्रैश हो जाएगी, क्योंकि इतना सामान पड़ा है खरीदने को और खरीदने वाले लोग ही नहीं है, या तो लोग कम है। अगर लोग कम नहीं है तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ये सारी चीजें जो है वो खरीद सके। तो क्या हो रहा था कि शेयर बाजार बनना शुरू हो गया। शेयर बाजार क्या हो गया? वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है। यह शेयर बाजार के कारण ही जो है 1932 के बाद आर्थिक मंदी में थोड़ा सुधार आया, परंतु आर्थिक मंदी के दौरान शेयर बाजार जो है वो पूरा तबाह हो चुका। अब आर्थिक मंदी का प्रभाव क्या पड़ा?
आर्थिक मंदी का यह प्रभाव पड़ा कि इसमें मैंने आपको बताया अमेरिका को सबसे ज्यादा झेलना पड़ा था 1929 के बाद। फ्रांस और ब्रिटेन पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ा, परंतु वो आपको विस्तार में नहीं करना है। मंदी के कारण बैंकों ने लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया और दिए हुए कर्ज की वसूली तेज कर दी, जिसकी वजह से लोगों के पास जो है वो पैसे कम होने लग गए और उनके पास इतनी समृद्धता नहीं बची कि वो अपने जो वस्तुएं बाजार में है उनको खरीद सके। किसान अपनी उपज को नहीं बेच पाने के कारण बर्बाद हो गए, क्योंकि लोग खरीदना ही नहीं चाहते थे। कर्ज की कमी से कारोबार ठप पड़ गया। बैंकों से जो लिया गया था सामान वो वापस भी नहीं हो पाया। तो इसमें क्या करती हैं कंट्रीज, ऐसे इसमें अमेरिका ने किया संरक्षणवाद की अपनी पॉलिसी अपनाई, जिसमें जो इम्पोर्ट होती है वस्तुएं दूसरे देश से बनाई जाती है उस पे आप उनको कम कर देते हो और जो वस्तुएं आ रही होती हैं उनमें आप जो है वो हेवी टैक्स लगा देते हो। मतलब जो आपके देश में जो कोई भी सामान बेचना चाहता है उसको ज्यादा पैसा देना पड़े। तो 1933 तक तो 4,000 से ज्यादा बैंक और 10,000 से ज्यादा कंपनियां अमेरिका में बंद हो चुकी थी। अब हमें देखना है, अभी हमने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन पर प्रभाव पड़ा, हम ब्रिटेन और फ्रांस पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ा जैसे कि अमेरिका पर। अगर हमें महामंदी का भारत पर प्रभाव देखें तो हम ये देख पाएंगे कि कैसे व्यापार को प्रभावित किया इस मंदी ने भारत में। तो 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधी रह गई थी भारत की। और इसी वजह से जो नेशनलिज्म की भी डिमांड है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, क्योंकि इसी दौरान यह प्रॉमिस किया गया था कि स्वराज जो है वो भारत को दे दिया जाएगा, सेल्फ गवर्नेंस, परंतु वो भी जो ब्रिटिश सरकार है वो हमको नहीं दे पाई। किसानों में असंतोष की भावना बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा कर लगाने शुरू कर दिए किसानों पर। फिर विनाशकारी प्रभाव पड़ा इसकी वजह से। इन्हीं सालों में पहली बार भारत से सोने का निर्यात होने लगा, जो ब्रिटेन अपने कम हो रहे सोने को पूरा करने के लिए कर रहा था। इसी दौरान शुरू हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपने अपने इतिहास के दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा 1930 के दशक में। अब विश्व बाजार के आलोक में बदलते अंतरराष्ट्रीय संबंध।